हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम मोल कॉन्सेप्ट का रिवीजन करने वाले हैं। अगर ये चैप्टर आपने पहले पढ़ रखा है तो 20 से 25 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर आप रिवाइज करने वाले हैं। सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूले आप रिकॉल कर पा रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है जनाब, पहला लॉ क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यस, दैट मींस मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन बट इट इज ऑलवेज कंजर्व्ड। जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन देखते हैं वहां पर आपको पता होना चाहिए कि ना ही मास डिस्ट्रॉय होता है एंड ना ही मास क्रिएट होता है। मास हमेशा कंजर्व रहने वाला है। बट यहां पर एक एक्सेप्शन भी होती है। एक्सेप्शन जनाब क्या होती है? न्यूक्लियर रिएक्शंस। जो भी आप न्यूक्लियर रिएक्शंस पढ़ रहे होते हैं वहां पर मास कंजर्व नहीं रहता है। राइट। नेक्स्ट वन, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शंस। इसमें क्या है? अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शंस ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। यस, ओके। यहां पर आइए एग्जांपल देखते हैं। H2O फॉर एग्जांपल, H2O है, पानी है। अब पानी चाहे जहां से लेकर आए, समुद्र से लेकर आए, अपने घर से लेकर आए, चाहे जहां से लेकर आए, धरती के किसी भी कोने से लेकर आए, उसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 ही होने वाला है। एंड CO2 की बात करें तो उसमें कार्बन एंड ऑक्सीजन का रेशियो 3:8 ही होने वाला है। एंड ये रेशियो निकालेंगे कैसे हम? आइए जनाब यहां पर देखते हैं। H2O हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है, दैट मींस 2 हो जाने वाला है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 16 होता है। यस, जब तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1:8 नजर आ जाने वाला है। इसी प्रकार से CO2 को देखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 होता है, बट O2 है, दैट मींस 32 हो जाएगा। एंड इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 3:8 आपको नजर आ जाने वाला है। ऑलराइट, ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। When two elements combine to form more than one compound, the mass of one element which combines with the fixed mass of the other element will always be ratios of whole numbers। अगर ये थ्योरी समझ में नहीं आई है ना तो जनाब आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। आपके पास H2 था एंड O2 था, पर रिएक्शन अलग अलग तरीके से होने वाली है। H2 पहली बार रिएक्ट करने वाला है हाफ O2 के साथ, तो H2O का फॉर्मेशन हो रहा होगा। एंड दूसरी बार H2 O2 के साथ रिएक्ट करने वाला है तो H2O2 दैट मींस हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा होगा। ठीक है जनाब, अच्छी बात है। इसका रेशियो क्या आने वाला है? 1:8। अभी भी याद देख कर क्या रहे हैं? H2O2 का रेशियो क्या आएगा? 1:16। जो एलिमेंट सेम है उसको अलग कर देते हैं क्योंकि उसका तो 1:1 अलग ही होने वाला है। बाकी के जो होंगे उसका जब आप रेशियो निकालने वाले हैं तो वो हमेशा होल नंबर में ही आएगा। कभी भी आपको 1 वगैरह नहीं आने वाला, होल नंबर ही मिलने वाला है। राइट। फोर्थ वन, Gay-Lussac लॉ फॉर गैसियस वॉल्यूम। द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन सिंपल होल नंबर्स एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर रहने वाला है तो यस जनाब यहां पर भी होल नंबर में ही आप एक्सप्रेस कर पा रहे होंगे। देखते हैं, N2 + 3H2 क्या बनाने वाला है? ट्वाइस ऑफ NH3 है ना। अगर हम यहां पर N2 50 ml लेने वाले हैं तो जनाब H2 150 ml लेना होगा क्योंकि यहां पर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ रहा होगा। एंड इसी प्रकार से यहां पर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आने वाला है। एंड उसका जब रेशियो निकालने वाले हैं 50, 150 एंड 100 का तो 1:3:2 आने वाला है। एंड यस, ये हमेशा होल नंबर में ही आपको मिलने वाला है। राइट। नाउ फिफ्थ वन, एवोगैड्रो लॉ। ये क्या होता है? इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। यस, टेम्परेचर एंड प्रेशर को तो आपको सिमिलर रखना ही पड़ेगा। मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर, एटम समझने की गलती बिल्कुल भी ना करें जनाब, बिल्कुल भी ना करें। यहाँ पर हमने इसलिए लिख भी दिया है नॉट एटम्स। अच्छा, अगर H2 + Cl2 रिएक्ट करने वाला है तो ट्वाइस ऑफ HCl का फॉर्मेशन होगा, तो अभी इसी बात है ना। ये क्या हो गया? यस, H2 + Cl2 अगर रिएक्ट कर रहा है तो ट्वाइस ऑफ HCl का फॉर्मेशन होगा। अगर H2 50 ml है, Cl2 50 ml है तो ट्वाइस ऑफ HCl 100 ml होने वाला है। 50 ml को अगर हमने n मॉलिक्यूल बोला है तो इसको भी n मॉलिक्यूल ही बोलना पड़ रहा होगा। एंड यहाँ पर ट्वाइस ऑफ n हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपको वॉल्यूम भी तो डबल मिल रहा है। यही तो लिखा हुआ है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स इक्वल थे, दैट मींस यहाँ पर वॉल्यूम इक्वल था, दैट मींस मॉलिक्यूल्स भी इक्वल थे। बट यहाँ पर वॉल्यूम डबल हो चुका है, इसका मतलब मॉलिक्यूल्स भी डबल हो रहे होंगे। ठीक है। Sixth one, law of reciprocal proportion. When two different elements combine with the same amount of a third element, the ratio of their masses is either the same or a simple multiple of each other. अच्छा, ये क्या है? देखिए, आपके पास सोडियम था, हाइड्रोजन था एंड क्लोरीन था। पहली बार में आपने सोडियम एंड हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाई तो NaH का फॉर्मेशन हुआ। दूसरी बार में आपने हाइड्रोजन एंड क्लोरीन की रिएक्शन करवाई तो आपको HCl दैट मींस हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हाइड्रोजन दोनों जगह पर है, जब NaH का आप रेशियो निकालेंगे तो 23:1 आएगा। HCl का जब आप रेशियो निकालेंगे तो 1:35.5 आएगा। तो ये जो हाइड्रोजन है इसको हटाते हैं, अलग करते हैं। 23:35.5 हम यहां पर लिखने वाले हैं। ठीक है। अब हाइड्रोजन के अलावा जो दो थे उनकी आप रिएक्शन करवाइए। फॉर एग्जांपल Na और Cl थे यहाँ पर, जब आप इनकी रिएक्शन कराने वाले हैं तो NaCl आने वाला है। एंड जब तुम इसका रेशियो निकाल रहे होगे तो 23:35 निकल कर आने वाला है। यहां पर यही कहा गया है, या तो सेम होगा या फिर सिंपल मल्टीपल में होगा। इन दोनों का या तो रेशियो सेम होगा या फिर मल्टीपल में हो रहा होगा।
ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी चाहिए। एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एटॉमिक मास बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इंडिकेट्स दैट एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हाउ मेनी टाइम्स हैवियर देन द 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम कार्बन 12। देखिए, हम जब भी कुछ वैल्यूज बता रहे होते हैं ना, तो किसी ना किसी की रिस्पेक्ट में बता रहे होते हैं। जब भी हमें कुछ डिफाइन करना होता है तो किसी एक को बेस मानना पड़ता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ रहे थे, वहां पर हमने हाइड्रोजन को बेस माना था। हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या था? 0 था ना। हाइड्रोजन का कितना था? 0। यानी कि उसके बेसिस पर ही हम बाकी सबका निकाल रहे थे। अरे हाँ है ना, कौन हाइड्रोजन से ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन हाइड्रोजन से ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसके बेसिस पर ही हम चीजों को निकाल पा रहे थे। दैट मीन्स आपको एक बेस मानना पड़ता है। तो एटॉमिक मास के लिए हमने बेस माना है 1/12 पार्ट ऑफ ए मास ऑफ एन एटम कार्बन 12। ये अजीब सी डिफिनेशन आपको लग रही होगी, बट इसको पढ़ लेना है एंड इसको बहुत स्पेसिफिकली जाए। अगर हम तो रिलेटिव बोल रहे होंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास, क्योंकि जनाब ये इसके रिस्पेक्ट में आने वाला है। तो ये वाला फॉर्मूला आप याद कर लेंगे, हो सकता है आपको काम में आ जाए, है ना। वैसे अभी तक तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं बना है इससे। एंड नाउ नेक्स्ट वन, एवरेज एटॉमिक मास। अगर हमें एटॉमिक मास पता ही था तो हमें एवरेज एटॉमिक मास की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि जनाब यहां पर कुछ आइसोटोप्स भी मौजूद होते हैं। अच्छा, तो एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या हो जाने वाला है? एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप 1 इनटू इट्स परसेंटेज अबंडेंस। इसको ऐड करेंगे, एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप 2 इनटू इट्स परसेंटेज अबंडेंस डिवाइड बाय 100, राइट। आइए जनाब आगे आइए। अगर समझ नहीं आया तो यहां पर देखेंगे ध्यान से। एग्जांपल, अभी तक तुमसे जब भी क्लोरीन का मॉलिक्यूलर वेट पूछा गया है, तुमने 35.5 बताया है। बट सच्चाई जनाब ये है कि क्लोरीन का मॉलिक्यूलर वेट 35.5 होता ही नहीं है किसी भी आइसोटोप का। क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं, इसमें से एक का मॉलिक्यूलर वेट होता है 35, दूसरे का होता है 37। तो जिस क्लोरीन का मॉलिक्यूलर वेट 35 होता है उसका परसेंटेज अबंडेंस है 75%, जिसका 37 होता है उसका परसेंटेज अबंडेंस है 25%। एंड इस वाले फॉर्मूले को आप लगाएंगे, मॉलिक्यूलर वेट इंटू परसेंटेज अबंडेंस प्लस मॉलिक्यूलर वेट इंटू परसेंटेज अबंडेंस डिवाइड बाय 100, तो आपको 35.5 नजर आ रहा होता है। एंड इसी को आप क्लोरीन का मॉलिक्यूलर वेट बोल रहे होते हैं। एंड नेक्स्ट वन, ग्राम एटॉमिक मास। ये क्या होता है? व्हेन एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इट बिकम्स ग्राम एटॉमिक मास। सिंपल। जो आपने यहां पर पढ़ा था रिलेटिव एटॉमिक मास, इसकी जब यूनिट पूछी जाएगी आपसे तो आप AMU बता रहे होते हैं, AMU। एंड इसी AMU को हटा देंगे अगर, और वहां पर ग्राम लिख देंगे, तो उसी को हम बोल रहे होते हैं ग्राम एटॉमिक मास। सिंपल, और कुछ नहीं। इट इज द मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। यस। RAM बोले तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है? 24 AMU। बट अगर आपसे ग्राम एटॉमिक मास पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 24 ग्राम्स। सिंपल। इसी प्रकार से ऑक्सीजन का भी आप देख सकते हैं, है ना। AMU हटाइए, ग्राम लगाइए, ग्राम एटॉमिक मास आपको मिल जाने वाला है। नेक्स्ट वन, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। व्हेन मॉलिक्यूलर मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इट बिकम्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सही है, ये मॉलिक्यूल्स का होता है। एंड मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O 18 AMU होता है। बट अगर आपसे पूछ लिया जाए मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, तो आप अगर 18 ग्राम बता देंगे, ग्राम अगर लगा देंगे, तो उसी को हम बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, तो 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब आपको समझने में दिक्कत है अगर ये क्या होता है, तो देखिए हम बताते हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, जिस प्रकार से 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं ना, उसी प्रकार से आप समझ लीजिए कि 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होने वाले हैं। अगर आपसे ये बोल दिया जाए कि 1 मोल पेन, है ना, इसको बोलते हैं, अगर 1 मोल पेन आपके पास है तो कितने पार्टिकल्स होंगे पेन के, तो आप इसको ऐसे लिख देंगे 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ दिस पेन। बस इतना सही मतलब है, ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है आपको। मोलर मास इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल। एक मोल का जितना भी मास होगा उसी को हम मोलर मास बोल रहे होते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के इतने सारे फॉर्मूले हैं, आप सभी को पता होगा, कैलकुलेट करते ही आ रहे हैं। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास एंड गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय Na, इसी को हम बोल रहे होते हैं Na, एवोगैड्रो नंबर, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइड बाय 22.4, या फिर इसको 22.7 भी आपको कहीं कहीं पर लिखा हुआ मिल सकता है ना, देख लेंगे क्वेश्चंस में, ठीक है। एंड यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ गैस लीटर में ही रखना होता है, मिलीलीटर में मत रखिएगा। ओके, परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है? परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज द रिलेटिव मास ऑफ ईच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ इट। अच्छा, परसेंटेज कंपोजिशन, फॉर एग्जांपल आपके पास NaOH है, NaOH यहाँ पर क्या है? सोडियम भी है, ऑक्सीजन भी है एंड हाइड्रोजन भी है। तो परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब हो जाएगा कि NaOH में कितना Na है, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड में कितना सोडियम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में कितना ऑक्सीजन है एंड कितना हाइड्रोजन है, ये आपको अलग अलग बताना पड़ेगा। कैसे बता सकते हैं? मास ऑफ Na अगर आपसे पूछा गया, दैट मींस आपको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Na डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH लिखना पड़ेगा, इनटू 100 कर रहे होंगे, तो आपको मास ऑफ Na निकल कर आ जाने वाला है। इसी को बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। इसी प्रकार से ऑक्सीजन का देखेंगे, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 16 होता है, NaOH का 40 हो जाएगा, इनटू 100 करेंगे तो आपको परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिल जा रहा होगा, है ना। अगर आप हाइड्रोजन का निकालना चाहते हैं तो 1/40 इंटू 100 आप कर पा रहे होंगे। क्लियर है बात? यस। मूविंग फॉरवर्ड,
इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का सिंपलेस्ट रेशियो जो भी होगा उसी को हम बोलते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला। बट यहां पर क्या होता है, यहां पर एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, एग्जैक्ट नंबर, कोई सिंपल यूपल नहीं, जो एक्चुअल में होता है वही। फॉर एग्जांपल यहां पर देखेंगे ग्लूकोज, ग्लूकोज का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, इसी को हम बोल रहे होते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। बट अगर आपसे कह दिया जाए इसको सिंपल फॉर्म में लिख कर दीजिए, तो आप 6 12 6 ऐसे कट कर देंगे, दैट मीन CH2O आने वाला है। अरे भैया C यहां पर C6H12O6 है, O6 है, अगर आप इसको 6 से कैंसिल आउट करेंगे तो ऐसे से जाएगा 1 2 1 आने वाला, दैट मीन CH2O आप लिख पा रहे होंगे। दैट मीन्स ये सिंपलेस्ट रेशियो होने वाला है इन केस ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला। एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12 आपको ग्लूकोज का मिल ही जाने वाला है। ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला होता है। अब ये n क्या है, n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास। अच्छा जी, आइए अब बताएं जनाब, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होने वाला है। कार्बन का 12 हो जाएगा, 12 कार्बन का हो जाएगा, H2 का 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा, इसको क्या आएगा 30 आने वाला है इसको जोड़ने के बाद। C6H12O6 का जब आप मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे तो आपको 180 मिल रहा होगा। आपसे यही तो कहा गया है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना है 180 डिवाइडेड बाई इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना है 30, जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 6 आने वाला है। दैट मींस n की वैल्यू 6 आने वाली है, n की वैल्यू 6 आने वाली है। अगर आप इंपेरिकल फॉर्मूला को n से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नजर आ रहा होगा। यहां पर आप करके देख भी सकते हैं, इसको आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही सब कुछ आ जाने वाला है, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज प्योरिटी क्या होता है, मास ऑफ प्योर कंपाउंड इन अ सैंपल, एक सैंपल है उसमें कितना प्योर कंपाउंड है उसका वेट लिखना है, डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ इम्प्योर सैंपल, टोटल सैंपल का वेट कितना है इनटू 100 कर देंगे तो आपको परसेंटेज प्योरिटी मिल जाने वाली है। परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज यील्ड का मतलब होता है एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड, मतलब कितनी बननी चाहिए थी। कोई रिएक्शन आपके पास हो, कोई रिएक्शन हो रही है तो एट द एंड प्रोडक्ट कितना बनना चाहिए था वो यहां पर लिखेंगे आप, एंड कितना एक्चुअली में बना है वो आप यहां पर लिखेंगे न्यूमरेटर में, इनटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज यील्ड आप निकल कर आ जाने वाली है। फॉर एग्जांपल कोई रिएक्शन आप कराते हैं एंड आपसे कहा गया है कि लास्ट में ये 100 ग्राम प्रोडक्ट बनना चाहिए था बट बना है 70 ग्राम, दैट मीन 70/100 इंटू 100 आप कर रहे होंगे तो ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट मीन 70% आपको चमकता चमकता दिखाई दे जाएगा, एंड यही आपकी होने वाली है परसेंटेज यील्ड। बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। नाउ लिमिटिंग रिएजेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पर। द रिएक्टेंट व्हिच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, आपके पास कोई रिएक्शन हो रही है, वहां पर 2 रिएक्टेंट हैं, जो रिएक्टेंट पूरा कंज्यूम हो जाएगा इसी को हम बोल रहे होते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, एंड पूरी की पूरी रिएक्शन उसी रिएजेंट के हिसाब से चल रही होती है। आएंगे जनाब, यहां पर आएंगे, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। यस, प्रोडक्ट क्या बनेगा, कितना बनेगा, ये सब कुछ लिमिटिंग रिएजेंट पर ही डिपेंड कर रहा होता है। अच्छा, तो हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, कैसे पता करेंगे हम लिमिटिंग रिएजेंट को, जिसका मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो कम होगा वही जनाब लिमिटिंग रिएजेंट होने वाला है। आए जनाब, यहां पर आए, ध्यान से देखेंगे। फॉर एग्जांपल N2 + 3H2 रिएक्शन कर रहा है, ट्वाइस ऑफ NH3 का फॉर्मेशन हो रहा है। आपको बता दिया जाएगा कि नाइट्रोजन के कितने मोल्स हैं, 3 मोल्स हैं, यहां पर H2 के कितने मोल्स हैं, 5। अब डिवाइड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट करेंगे आप, यहां पर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, यानी कि 3/1 कितना आएगा, 3 आएगा। बट यहां पर 5/3 जब आप कर रहे होंगे तो 2 से वैल्यू कम आने वाली है, ये तो 3 है, ये 2 से कम आने वाली है, दैट मींस यही आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो जाने वाला है, क्योंकि जनाब मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जिसका भी कम होगा वही लिमिटिंग रिएजेंट हो रहा होगा, है ना। एंड यहां पर कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, इफ इंफॉर्मेशन इज गिवन फॉर मोर देन 1 रिएक्टेंट देन वी हैव टू अप्लाई कांसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। किसी भी रिएक्शन में आपके पास एक से ज्यादा रिएजेंट है एंड आपको 2, क्या लिखा हुआ है, इफ इंफॉर्मेशन इज गिवन फॉर मोर देन 1 रिएक्टेंट, अगर आपको एक से ज्यादा रिएक्टेंट के बारे में बताया जा रहा है तो आपको डेफिनेटली रिएजेंट पता करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप प्रोडक्ट नहीं बता सकते, क्योंकि रिएजेंट 2 हैं, सॉरी रिएक्टेंट 2 हैं। पता तो चले कौन सा रिएक्टेंट पहले खत्म होने वाला है, जो रिएक्टेंट पहले खत्म हो जाएगा वहीं पर रिएक्शन रुक जाने वाली है, आगे रिएक्शन जाएगी ही नहीं, है ना। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलैरिटी क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एंड ये किसमें लिखना होता है, लीटर में, पता ही है आपको। यूनिट इसकी क्या होती है, मोल पर लीटर, या फिर हम इसको बोल सकते हैं मोलर। अच्छा, इन केस ऑफ डाइल्यूशन, अगर हम डाइल्यूट कर रहे होंगे तो क्या होगा, M1V1 = M2V2। फॉर एग्जांपल पहले आपके पास कोई सॉल्यूशन था, उसकी मोलैरिटी थी M1, वॉल्यूम था V1, बट आपने उसको डाइल्यूट किया, यानी कि उसमें और ज्यादा वाटर आपने ऐड किया तो उसका वॉल्यूम भी चेंज होगा एंड उसकी मोलैरिटी यानी कि कंसंट्रेशन भी चेंज हो रही होगी। अरे हाँ है ना, जिसको हम M2 और V2 से डिनोट करने वाले हैं। तो M1V1 = M2V2 होगा इन एवरी केस, है ना। मोलैरिटी आफ्टर डाइल्यूशन हम M2 से डिनोट करने वाले हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब अगर आपने 2 अलग अलग सॉल्यूशन मिक्स कर दिए हैं, एक M1V1 वाला, एक M2V2 वाला, अगर आपने इन दोनों को ऐड कर दिया है तो तीसरा जो बनेगा वो M3V3 बनने वाला है। इसको इस प्रकार से आप रिप्रेजेंट कर पा रहे होंगे, M1V1 + M2V2, इनको आप मिक्स करेंगे तो M3V3 बनने वाला है, जिसको आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, राइट। M1V1 + M2V2 gives out M3V3।
एंड ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, डायरेक्ट याद होना चाहिए, क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड अगर ये आपको याद होगा तो आप 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एम बोले तो मोलैरिटी इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स इंटू डी डिवाइड बाई एम बी। एम बी क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, आपको बताया गया है। मास परसेंटेज हम एक्स से डिनोट कर रहे होते हैं, डी डेंसिटी आप सभी को पता है। क्वेश्चन कैसा आएगा? आपको मोलैरिटी दी जाएगी, मास परसेंटेज दिया जाएगा, डेंसिटी दी जाएगी, एंड हो सकता है आपसे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पूछ लिया जाए, या इन चारों में से कोई 3 दिए जाएंगे एंड चौथा आपसे पूछा जाएगा डायरेक्ट। मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। यस, मोलैरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। क्यों करती है? क्योंकि जनाब यहाँ पर आपको वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, जहां कहीं पर भी वॉल्यूम होगा वो सभी कुछ टेम्परेचर पर डिपेंड होने वाला है। मोलैलिटी के केस में क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट ना कि सॉल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहां पर आपने देखा था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बट मोलैलिटी में आप देख पा रहे होंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। एंड ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, क्योंकि यहां पर आपको वॉल्यूम देखने को नहीं मिल रहा है। अच्छा, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब आपको ग्राम इक्विवेलेंट अगर नहीं पता है तो यहां पर आइए, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, एंड इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। एक के बाद एक फॉर्मूले आपको डिराइव हो रहे हैं, आपको इन सभी को याद कर लेना है ना। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम। आई थिंक हमने वॉल्यूम नहीं बोला था, बट आपको याद रखना है ये। ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम। परसेंटेज W by W क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। परसेंटेज W by V मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, एंड परसेंटेज V by V मतलब हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। देखिए ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप जाकर के वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, एक बार फिर से इसको रिवाइज कर सकते हैं, है ना। नाउ मोल फ्रैक्शन XA इज इक्वल टू NA डिवाइड बाय NA प्लस NB। अगर आपके पास आपके सॉल्यूशन में 2 हैं, मतलब 2 ही कंपोनेंट हैं, दैट मींस सॉल्यूट है एक और सॉल्वेंट है, एंड 2 ही होंगे मोस्ट प्रोबेबली। तो इन दोनों का मोल फ्रैक्शन जब आप ऐड करेंगे ना तो 1 ही आने वाला है। देखिए XA प्लस XB ऑलवेज 1। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। मोल फ्रैक्शन ऑफ A, जिसका भी मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है उसके मोल्स आप ऊपर लिखेंगे डिवाइड बाई दोनों के मोल्स। जिसका मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है उसके मोल्स हम ऊपर लिखेंगे डिवाइड बाई दोनों के मोल्स। ठीक है, यही आपको मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला याद करना है। पीपीएम बोले तो पार्ट्स पर मिलियन। क्या होता है ये? ppm is equal to parts of a component divided by total parts of solution into 10 to the power 6। ppm में 10 to the power 6 होने वाला है, एंड ppb में 10 to the power 9 होने वाला है। बाकी ये सारी चीजें सेम ही रहने वाली हैं। पार्ट्स ऑफ ए कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। एंड यहां पर देखेंगे ppm एंड ppb आर यूज्ड व्हेन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज वेरी लेस। यस, अगर सॉल्वेंट बहुत 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 ज्यादा है इन कंपैरिजन टू सॉल्यूट, तब जाकर के हम ppm एंड ppb का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, लास्ट स्लाइड है। इंपॉर्टेंट रिलेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। यस, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मास परसेंटेज के लिए आपको ये याद होना चाहिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया है ये, है ना। रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन के लिए आपको ये याद होना चाहिए। मोलैलिटी इज इक्वल टू XB बाई XA इंटू 1000 डिवाइड बाई MA। आपको सब कुछ बताया गया है। B को यहाँ पर सॉल्यूट को यहाँ पर B से डिनोट किया जा रहा है, एंड सॉल्वेंट को A से। दैट मीन्स ऊपर आपको लिखना पड़ेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, एंड मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट भी आपको यहां पर मल्टीप्लाई करना पड़ रहा होगा। ये रिलेशन आपको याद होनी चाहिए। रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी एंड मोलैलिटी का रिलेशन भी आप याद कर लीजिए। आपको क्वेश्चन में मोलैरिटी बताई जाएगी, मोलैलिटी निकालनी पड़ेगी, एंड अगर ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट नहीं आता है ना, तो आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने वाले हैं। तो इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन को क्रैक कर पा रहे होंगे। एंड यस, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। इस वीडियो को आपने लास्ट देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से हमने काफी सारे चैप्टर्स के रिवीजन वीडियोस कराए हुए हैं, जो नहीं हुए हैं वो भी आगे हो जाएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैप्टर वाइज PYQs भी यहाँ पर कराए जा रहे होते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लें, वहां पर सारी PDFs अवेलेबल हो जाएंगी। राइट, तो चलिए मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय, एंड आई लव यू ऑल।